नमस्कार दोस्तों। बीपीएसएससी के द्वारा जो 1806 पदों पे बिहार एसआई के लिए वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा जारी किए गए 33 प्रैक्टिस सेट के 5वें मॉडल पेपर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश 320 से 540 इनका शासनकाल रहा है। तो गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह चंद्रगुप्त का इस पर अधिकार था। अगला प्रश्न है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प जो 2 है, 10वें शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है। और 273, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का शासक बना। 8वें प्रमुख शिलालेख में जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था, तो 8वां प्रमुख जो इनका शिलालेख है उसमें कहा गया है कि अपने शासन काल के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया का दौरा किया और वहीं से धम्म यात्रा की इन्होंने प्रथा भी शुरू की थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 जो है भाब्रू अभिलेख है। इसमें अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास को प्रकट किया है। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं बौद्ध धर्म में आती हैं। और इसके बाद अगर बैराट या भाब्रू माइनर शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ में अपने विश्वास की घोषणा की और बुद्ध को भागवत का नाम दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 1 है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद का निर्माण है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1644 से 1665 के बीच में करवाया गया था। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली को दिया जाता है। 10 जुलाई 1800 को ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे और उन्हीं के द्वारा ये कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ये जो पुस्तक है 1857, ये प्रश्न में भी दिया हुआ है, तो 1857 में इसको लिखा गया था, जो पहली बार 1909 में प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प जो है 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े फैसले पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम क्या था? इसमें पूछा गया आंदोलन का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, भारत छोड़ो आंदोलन इसका नाम रखा गया था, जो 8 अगस्त 1942 को ये आयोजित किया गया था। और इसी आंदोलन में 8 अगस्त को ही मध्य रात्रि में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1903 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। और इनके साथ इनके भाई भी थे, गणेश दामोदर सावरकर भी थे। तो इन्होंने कुल मिलाकर 1903 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। तो विकल्प जो 3 है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभागी के रूप में साथ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 78 प्रतिभागी थे इसके साथ में, मतलब गांधी जी के साथ में 78 लोग दांडी यात्रा पे गए हुए थे। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो 12 मार्च 1930 से यह जो यात्रा है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और उसमें 12 मार्च को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से अरब सागर के तटीय शहर दांडी में पहुंचे, और जो कि लगभग इसके बीच की दूरी को देखें तो ये 241 मील पड़ता है। और इतने दूरी को तय करके गांधी जी वहाँ पे 6 अप्रैल को पहुँचते हैं और जो नमक कानून था उन्होंने उसको तोड़ा और अपने तरफ से नमक बनाकर उन्होंने इस सविनय अवज्ञा को मतलब पूरा किया। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर कहाँ है? ये तो विकल्प 4 हो जाएगा, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। और इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है, और यह मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है, और यह भारत या विश्व के 7 जो आश्चर्य है आश्चर्य के विविध सूचियों में भी ये शामिल है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे, कौन कौन से शत्रु थे शीत युद्ध में? तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यूएसआर और यूएसएसआर। और थोड़ा सा इसको हम और डीप जाकर देखें तो यूएसएसआर ये शत्रुता लगभग आप देखिएगा तो 1991 में ये शत्रुता खत्म होती है, जब यूएसएसआर का विघटन होता है 11 देशों में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, स्वेच्छाचारी शासन एक दलीय राज्य में संभव है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, सिक्किम उच्च न्यायालय में 15 अप्रैल 2015 को पहली महिला न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज से बलवंत राय समिति जो है ये संबंधित है। इसको थोड़ा सा अगर डीपली देखें तो भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 में इस समिति को नियुक्त किया गया था, बलवंत राय समिति की नियुक्ति की गई थी, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का इन्होंने वकालत किया था। और इस योजना का जो उद्घाटन है 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 3 है, बलवंत राय समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को निरंकुश और विधिहीन राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मौलिक उपकरण माना जाता है, और न्यायालय निरुद्ध व्यक्तियों को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने हेतु यह रिट जारी किया जाता है, इसीलिए इसे व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण कहा जाता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, संसद में शून्यकाल जो होता है वो दोपहर 12 बजे आरंभ होता है, जिससे सदस्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें विलंबित नहीं किया जा सकता। तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है उसी को शून्यकाल कहते हैं। तो विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा। लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 जून 2014 को। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और इस तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो विकल्प 3 जो इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो ये समता का अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। तो विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल
कितने दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो मतलब इनका इसका विघटन नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन होता है। तो विकल्प 3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। और एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वह 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है, वो अस्थायी सदन का होता है, यह एक अस्थायी सदन है। तो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछा गया रहता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तब 6 वर्ष हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कोई कार्यकाल, ये एक अस्थायी सदन है, इसलिए विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 1993 में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच समानांतर है समयांतर है, माफ कीजिएगा, दो अक्षांशों के बीच समयांतर होता है, कितने, दो अक्षांशों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, ये आप पूछा गया इस प्रश्न में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हरिकेन एक डैश है, क्या है, हरिकेन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली का चक्रवात होता है। तो विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न होता है, विकल्प 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है या हेलिफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मैंग्रोव जो होता है एक झाड़ी या छोटा वृक्ष होता है जो मुख्य रूप से समुद्र के खारे जल में वृद्धि करता है, उनके तटवर्ती क्षेत्रों में यह वृद्धि करता है और इसे हेलोफाइट नामक पौधे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो कि अधिक खारे पानी में उगता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है विकल्प 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातु जैसे जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ये राजस्थान में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर है। कोरोमंडल और रायलसीमा का जो क्षेत्र है इसका अधिकांश भाग जो होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा जो है गोदावरी और कृष्णा का जो है कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो कृष्णा और गोदावरी नदियाँ जो हैं ये 2015 के सितंबर महीने में भारत में एक दूसरे से ये नदियाँ जोड़ी गई थी और इस परियोजना के तहत बाढ़ के पानी को गोदावरी नदी से निकालकर इसे विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से गोदावरी और कृष्णा नदी को सर्वप्रथम भारत में 2015 में जोड़ा गया था। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, सुंदर वन, क्योंकि सुंदर वन का जो डेल्टा जो है ये देखिएगा तो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के आसपास का एरिया जो कि खारा पानी का एरिया होता है, तो इसलिए विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, राज्य सरकार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर जो होता है वो सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? 12 रुपये है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और निम्नलिखित पे विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बैंकों का खोला जाना
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना उपर्युक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 कि उपर्युक्त सभी वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स द्वारा डैश द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा संकलित या जारी किया जाता है। तो विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, इसमें पुणे शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई है, यह डैश के लिए योजना है, ये किसके लिए एक योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है। ठीक है, अगला है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते, ये सही है विकल्प 1 और 2। या तीसरा क्या है, बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो उपरोक्त कथन जो थे 1 और 3 जो है ये सही है। ठीक है, इसका कथन जो 2 था वो सही नहीं है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है, विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, यह हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको नॉर्मल हिंदी में दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है क्या कहलाता है? डैश कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह अवतल दर्पण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के डैश है, क्या है? एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है, विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था, इसको 44 नंबर वाले प्रश्न में देखा था, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, मॉक संख्या कहा जाता है, विकल्प 1 जो है ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, जर्मन सिल्वर जो होता है ये तांबा, निकेल और जिंक का मिश्र धातु होता है, जिसमें कि 60% तांबा होता है, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है 2 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? दिए गए विकल्पों में एक कठोर धातु कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, टंगस्टन इसमें कठोर धातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? दिए गए विकल्पों में विकल्प 2 जो है H2SO4 ये एक अम्ल है। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का प्रयोग करते हैं, किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉटन फाइबर किससे बनता है? कॉटन फाइबर किससे बनता है? तो इसका विकल्प सही है 1 जो है, कॉटन फाइबर जो है सेल्यूलोज का बना होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान
कितना होता है सामान्य तापमान? तो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है, एंटीजन क्या कार्य करता है? एंटीजन क्या कार्य करता है? चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। नुकसानदायी बैक्टीरिया को खत्म करता है, जहर के रूप में कार्य करता है, शरीर के तापमान को कम करता है, या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? स्टेरॉयड हार्मोन इसमें कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, थायरॉक्सिन जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें तो लिपिड से प्राप्त प्राथमिक हार्मोन स्टेरॉयड होता है, और स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो लिपिड कोलेस्ट्रॉल का से प्राप्त होता है। इस प्रकार उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो प्रजनन हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये मुख्य रूप से वृषण और अंडाशय द्वारा निर्मित होते हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। तो विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर है, थायरॉक्सिन जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है, मुख्य स्रोत एक प्रकार से पूछा जा रहा है। तो गाजर और आम में कौन सी विटामिन ज़्यादा मिलती है? तो विटामिन ए इसमें ज़्यादा मिलता है। प्रश्न 59 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर कितना होता है? बौद्धिक स्तर यानी IQ लेवल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ये हो जाएगा 90 से 110 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो चलिए भरसक जहाँ तक हमसे कोशिश हो पाएगा बनाएंगे इसको, ताकि ये टाइम टेकिंग हो जाता है तो कोशिश करेंगे शॉर्ट में निकला जाए यहाँ से। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, x/10 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक बल्लेबाज की 15 पारियों की एक निश्चित औसत थी, ठीक है, लेकिन उसने 16वें पारी में 156 रन बनाए, जिससे उसकी औसत 8 रन बढ़ गई। उसकी नई औसत का मान बताना है। तो इसको थोड़ा सा चलते सॉल्व करते हैं। 15 पारियों हैं तो 15 पारियों को x मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 इंटू एक्स कर लेंगे और प्लस 16वां पारी में 156 रन बनाया तो उसको इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 16 पारी ये और टोटल x पारी का, और इसमें 8 औसत जुड़ जा रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 21, तो नया जो औसत होगा 28 होगा, माफ़ कीजिएगा 28 होगा, और इसमें 8 रन बढ़ जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसकी नई औसत क्या है? तो नई औसत जो है वो 36 हो जाएगी। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शहर की वयस्क आबादी के 70% पुरुष हैं और 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो आबादी का कितना प्रतिशत साक्षर है? इसका जो सही आंसर होगा विकल्प 4 होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 400 सेवों का क्रय मूल्य 320 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो क्रय मूल्य है 400 क्रय मूल्य, इसमें से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे विक्रय मूल्य से, और यहाँ पे हमसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25%, अतः विकल्प 3 जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितनी राशि 5 वर्ष सावधि जमा में निवेश करनी होगी जिस पर प्रति वर्ष 250 रुपये ब्याज मिल सके? तो एक तरह से इसमें हमें मूलधन पूछा जा रहा है, आपका मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल यानी P पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, I इंटू 100, इसका फार्मूला होता है I इंटू 100 बाई टाइम इंटू रेट। अब इसमें आप इंटरेस्ट ले लीजिए, और इंटरेस्ट नहीं, हाँ इंटरेस्ट है कितना का 250 ब्याज मिलता है ना, 250 रुपये ब्याज मिला है, तो ये रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई कर लेंगे आपका 1 ईयर, ये क्या टाइम जो है 1 ईयर का है, और रेट जो है यहाँ पे दिया हुआ 10%, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500, अर्थात जो ऑप्शन 1 है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नल एक टंकी को 6 घंटों में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 और नलों को खोला जाता है, वह टंकी पूरी तरह से भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा? तो अब देखिए, एक टंकी को भरने के लिए 6 घंटा लगता है, और एक आधी टंकी भर चुकी है, यानी आधी टंकी भर चुकी है मतलब क्या 3 घंटा लगा होगा, 3 घंटा लगा होगा, और 3 घंटा
आधी टंकी का। बाकी अगर 3 घंटे के बाद जब 3 नल और खोले जाते हैं तो कुल मिला के 3 ये और 1 ये, यानी 4 नल खोल दिए जाते हैं आधी टंकी को भरने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से 15 चौका 60 अगर कीजिएगा तो एक नल द्वारा मतलब कुल मिला के 3 नल द्वारा क्या हो जाएगा, 15 या 45 मिनट और लगेगा। तो 3 घंटा पहले लग रहा था और 45 मिनट अभी लग रहा है, तो कुल मिलाकर 3 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा उस टंकी को फुल करने के लिए। तो विकल्प 1 मिनट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 2 है, 3 घंटे 45 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। पवन शब्द का अर्थ है, इस पवन का अर्थ है पानी, पवन का अर्थ है वायु। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द क्या है? पीने योग्य पेय होता है, यानी पेय पदार्थ जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ से कुछ इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, ये जो वाक्य जो दिया गया है यहाँ पे, वन हैज़ रेयरली सीन सच क्यूज फॉर अ फिल्म, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव फॉर्म में है और इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस की जो संरचना होता है वो सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव हो जाएगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लग जाएगा, प्लस एडवर्ब यहाँ पे यूज किया जाता है एडवर्ब, और प्लस बीन लगेगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, जो भी और भी चीज़ें होंगी। तो इस हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, सच क्यूज हैव रियरली बीन सीन फॉर अ फिल्म। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सब्जेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। एक यहाँ पे फ्रेज दिया गया है, इसको बनाना है आपको, उसके नियरेस्ट क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 हो जाएगा। ऑप्शन सही है इसका, विकल्प 2। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह खगड़िया में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के किस जिले में गोगाविल झील स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये कटिहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिनिधि और निर्वाचन विधि जो है, ठीक है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था होता है उसमें उनके सदस्यों का कैसे चुनाव होता है। जैसे मुखिया का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी सही है। प्रमुख का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो पंचायत समिति सदस्य द्वारा जो प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, औरंगाबाद। कालीन उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध ओबरा जगह है वो औरंगाबाद जिले में स्थित है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जाता है कहाँ? हेडर और फुटर दोनों में इंसर्ट किया जा सकता है। विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। विकल्प 3 जो है यहाँ पे, हाँ, विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। अगला, और इसके साथ साथ कुछ और भी कंट्रोल्स आप दे सकते हैं, जैसे Ctrl+S आप यूज कीजिएगा तो वो कोई डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+S। उसके बाद Ctrl+O का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको ओपन कर सकते हैं। Ctrl+W से आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली जो पिक्चर होती है उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, इसको आइकॉन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना के रखरखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, नागपुर में है। एडविन हबल वैज्ञानिक के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? एडविन हबल विज्ञान के किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध हैं? तो ये खगोल शास्त्र के क्षेत्र में इनको प्रसिद्धि है। एडविन हबल, हम लोग नाम सुने होंगे हबल टेलीस्कोप, तो उसकी रचना इन्होंने की थी और उन्हीं का नियम था एडविन हबल का, उन्हीं के नाम पर हबल टेलीस्कोप रखा गया। तो विकल्प जो 2 है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, प्रोफेसर CNR राव को सचिन तेंदुलकर जी के साथ में भारत रत्न दिया गया था और ये 2014 में दिया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति
तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। और जो जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी के बारे में तो हर कोई जानते हैं, वो क्रिकेट के क्षेत्र से उनका संबंध है। वहीं पर प्रोफेसर राव जो हैं वो सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। तो विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? आसान सा प्रश्न है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसको 2 जनवरी 1954 से आयोजित किया जाता है, दिया जाता है। तो विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? किसने लिखा है? तो विष्णु दिगंबर पलुष्कर द्वारा यह लिखा गया है, लेकिन इसको लोकप्रिय सबसे ज़्यादा बनाया गया तो वो गांधी जी के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। तो विकल्प 4 जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रैगनस सीड किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रैगनस सीड जो है पॉल एस बक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बाद भारत एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, गांधी जी के बाद भारत की रचना रामचंद्र गुहा जी ने किया है। और इस पुस्तक को 2007 में हार्पर कॉलिंस जो एक पब्लिकेशन है उनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। और वर्ष 2011 में इस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो एक प्रकार से आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 मई को। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ब्रिक्स देश है? तो यहाँ पे रूस जो है ये ब्रिक्स देश है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 हेग, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 फुटबॉल से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? सिंधिया गोल्ड कप ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओवरट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये ब्रिज से संबंधित है। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गॉडगिल आयोग डैश से संबंधित है? तो गॉडगिल आयोग जो है वो पश्चिमी घाट से संबंधित है। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है 2010 में किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना या जिसे 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं समाधान के लिए स्थापित किया गया था। तो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 शिकुन ला सुरंग का, जो कि अभी उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का मतलब निर्माण शुरू किया गया है। तो विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 2024 को इसका शिलान्यास किया गया। और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 25वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था जब कारगिल विजय दिवस का, तो उस पर मोदी जी ने सिंकुला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। और ये जो है लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, इसका नया सदस्य बांग्लादेश बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, ये है माफ कीजिएगा, ये है FASSI, तो जिसको एक तरह से हम लोग इसको ठीक से पढ़ते हैं, ये है FA निम्नलिखित में से किस संस्था ने पैकेज्ड
निम्नलिखित में से किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 FSSAI। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण होता है, जिसने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल शर्करा, नमक या संतृप्त वसा जैसे पोषण संबंधी जानकारी को बड़े और मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करने के लिए सबको ये अनिवार्य किया गया है। तो विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह महाराष्ट्र को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से जो 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसके 100 प्रश्न पूरे होते हैं। और अगर वीडियो पसंद हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को बीच में शेयर कमेंट करके बताएं। हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।